नमस्कार दोस्तों, आप सबका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 4 बिट रिंग काउंटर्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। जो हमारे रिंग काउंटर हैं वो हमारे सिंक्रोनस काउंटर होते हैं, यानी इस काउंटर में जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उन सभी फ्लिप फ्लॉप्स को हम एक ही एक्सटर्नल क्लॉक पल्स एट ए टाइम अप्लाई करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, इट फॉर्म्स अ रिंग। रिंग काउंटर को रिंग काउंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक रिंग की तरह होता है। ये आपका सेकंड पॉइंट है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिंग काउंटर्स में जितनी हमारी स्टेट्स होती हैं दोस्तों उतने ही हम फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करते हैं। नॉर्मली हमने असिंक्रोनस काउंटर्स में क्या किया था, हमारे अगर n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स थे तो 2⁻n हमारी टोटल पॉसिबल स्टेट्स होती थी। लेकिन रिंग काउंटर्स में आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी आपकी स्टेट्स होंगी उतने ही आपके फ्लिप फ्लॉप्स वहाँ पे यूज़ होंगे। तो दोस्तों अब इसके बाद हम आते हैं सर्किट डायग्राम पे। सर्किट डायग्राम में 4 बिट रिंग काउंटर्स की बात करेंगे तो इसका मतलब 1 बिट 1 फ्लिप फ्लॉप स्टोर करता है, तो 4 बिट्स के लिए हमें 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिएंगे। और डेफिनेटली अगर आपके पास 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो फिर आपके पास 4 नंबर ऑफ स्टेट्स ही पॉसिबल होंगी। तो यहाँ पे जो आपका डायग्राम है इसमें क्या होगा, ये जो Q नोट है ये दोस्तों आपका D1 इनपुट के साथ मिल जाएगा। फिर यहाँ से जो Q1 आउटपुट है ये आपका D2 इनपुट बन जाएगा। Q2 जो आउटपुट है ये आपका D3 इनपुट बन जाएगा। और सिमिलरली जो आपका Q3 आउटपुट है, ओवरऑल जो आउटपुट है, ये आपका डायरेक्टली D नोट में एज एन इनपुट की तरीके से चला जाएगा। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ये जो आउटपुट है वापस ये इस फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बन गई है। इस तरीके से ये हमारा एक रिंग की तरह नज़र आता है, इसीलिए हम इसको रिंग काउंटर कहते हैं। अब दोस्तों काउंटर आपका सिंक्रोनस है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उन सभी फ्लिप फ्लॉप्स पे हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग एक साथ अप्लाई करेंगे। सारे फ्लिप फ्लॉप्स को एट ए टाइम क्लॉक पल्स मिलती है, वो भी एक्सटर्नल क्लॉक पल्स, इसीलिए इसको हम सिंक्रोनस काउंटर कह सकते हैं। तो ये आपका पूरा सर्किट डायग्राम होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका फ्लिप फ्लॉप लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, इसमें हमने एक असिंक्रोनस इनपुट अप्लाई की है, दैट इज प्रीसेट इनपुट। प्रीसेट इनपुट के बारे में मैंने बताया था कि अगर ये इनपुट आपकी हाई हो जाती है तो फिर फ्लिप फ्लॉप्स में आप क्लॉक पल्स दो या ना दो, या इनपुट आपकी जो भी हो, डेफिनेटली आपकी आउटपुट हमेशा हाई लॉजिक ही रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं प्रीसेट को एक्टिव हाई कर देता हूँ, क्लॉक पल्स मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्रीसेट हाई लॉजिक अप्लाई करने से आपका जो Q नोट है वो डेफिनेटली आपका हाई लॉजिक बन जाएगा। लेकिन क्लॉक पल्स अप्लाई करने से पहले हमने ये एज्यूम किया था कि जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट हैं हमने उन सबको रीसेट कर दिया है, यानी वो सारी वैल्यू ज़ीरो हैं। तो Q नोट भी हमारा जीरो था, लेकिन Q नोट हमारा क्लॉक पल्स अप्लाई होने से पहले ही 1 हो चुका है। इसका रीज़न है आपका असिंक्रोनस इनपुट्स ऑफ प्रीसेट। जैसे ही प्रीसेट हाई लॉजिक होगी आपका Q नोट हाई लॉजिक बन जाएगा। और ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब तक हमने क्लॉक पल्स को अप्लाई किया भी नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों Q1 आपका एज इट इज़ ज़ीरो रहेगा, Q2 एज इट इज़ ज़ीरो और Q3 एज इट इज़ ज़ीरो। तो ये है आपका क्लॉक पल्स अप्लाई होने से पहले का सीन। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है जिससे आपको 1 बाय 1 अच्छे से समझ आ सके। क्लॉक यानी B1 का मतलब है बिफोर फर्स्ट क्लॉक आपके जो इनपुट्स हैं वो क्या हैं, क्योंकि जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो आपके डी फ्लिप फ्लॉप हैं। हमें पता है कि अगर डी फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स हमें पता हो तो डी फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट वही होंगे जो उसकी इनपुट होगी एट रेस्पेक्टिव क्लॉक पल्स। तो दोस्तों यहाँ पे बिफोर फर्स्ट क्लॉक पल्स जो आपके इनपुट्स होंगे हर फ्लिप फ्लॉप्स के वो यहाँ से पता लग जाएंगे। Q नोट अगर 1 है तो इसका मतलब Q नोट आपका D1 में चला जाता है, यानी D1 आपका 1 होगा। दोस्तों Q3 आपका 0 है, Q3 आपका यहाँ की D नोट में जाके मिल जाता है, इसका मतलब ये 0 है। फिर दोस्तों आपका जो Q2 है वो 0 है, Q2 आपका D3 इनपुट में चला जाता है, इसका मतलब D3 आपका 0 होगा। फिर दोस्तों जो Q1 है वो आपका 0 है, Q1 फिर आपका D2 में चला जाएगा, D2 की इसका मतलब D2 भी आपका 0 होगा। तो यहाँ से ये चीज़ पता लग गई है
कि फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई होने से पहले आपके ये इनपुट्स हैं। अब दोस्तों जैसे ही एक बार आप प्रीसेट को अब लो कर दीजिए, प्रीसेट लो होगा तो इसका मतलब ये सिंक्रोनस इनपुट्स अब काम नहीं करेंगी, यानी एक जो ऑर्डिनरी डी फ्लिप फ्लॉप है अब वो वैसे ही काम करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही मैं फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करता हूँ, जो भी मेरी बिफोर फर्स्ट क्लॉक पल्स इनपुट्स थी अब वो इनपुट्स आपकी कोरस्पॉन्डिंग जो आपके फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी आउटपुट बन जाएंगी। यानी डी नोट अगर जीरो है तो अब क्यू नोट आपका जीरो हो जाएगा। फिर दोस्तों D1 अगर 1 है तो इसकी वजह से Q1 आपका 1 हो जाएगा। फिर D2 अगर 0 है तो उसकी वजह से Q2 आपका 0 हो जाएगा। D3 अगर 0 है तो फिर अब Q3 आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी जो क्लॉक पल्स 1 होगी उस पे आपको ये आउटपुट्स मिलेंगी। अब दोस्तों आप क्या करोगे, सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करने से पहले, सेकंड क्लॉक पल्स से पहले आप इनपुट्स को लिख दीजिए। यानी डी नोट अब क्या होगा, डी नोट हमें पता है जो Q3 है वही आपका डी नोट में चला जाता है, Q3 आपका 0 है। अब दोस्तों आपका क्या करेगा, D1 आपका क्या होगा, जो Q नोट होगा, Q नोट अब आपका 0 है। फिर दोस्तों D2 क्या होगा आपका, जो आपका Q1 है, Q1 आपका 1 है, इसका मतलब D2 आपका 1 है। फिर दोस्तों आपका जो D3 है वो क्या है, वो Q2 है, Q2 अब 0 है आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स, इसका मतलब ये भी आपका 0 होगा। तो अब ये है बिफोर सेकंड क्लॉक पल्स आपके जो फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स का स्टेटस है वो ये होगा। इसका मतलब अगर प्रीसेट अब भी आप लॉजिक रखते हो यानी इसको एक्टिव नहीं करते हो तो सेकंड क्लॉक पल्स में आपके जो आउटपुट हैं वो क्या होंगे, जो बिफोर सेकंड क्लॉक पल्स इनपुट थे अब वो आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स आउटपुट बन चुके होंगे उन्हीं रिस्पेक्टिव फ्लिप फ्लॉप्स के। यानी डी नोट 0 है तो Q नोट आपका 0 है, D1 1 है तो D1 आपका 0 है तो इसका मतलब Q1 भी आपका 0 है। D2 1 है तो इसका मतलब अब D2 1 है, जैसे ही क्लॉक पल्स सेकंड अप्लाई होगी Q2 आपका 1 हो चुका होगा। सिमिलरली आपका D3 0 है तो Q3 भी आपको 0 मिल जाएगा। तो ये हो चुका है दोस्तों आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स। अब देखते हैं आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स जो फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट्स हैं, अब बिफोर थर्ड क्लॉक पल्स फ्लिप फ्लॉप्स के जो इनपुट्स का स्टेटस है वो चेक कर लेते हैं। अब आपका क्या है, Q नोट आपका 0 है, इसका मतलब Q नोट आपका D1 में जाता है, इसका मतलब ये होगा कि जो D1 है वो भी 0 होगा। फिर Q1 आपका 0 है, इसका मतलब D2 आपका 0 है। फिर अब आपका Q2 1 है, Q2 1 होगा तो इसका मतलब ये क्या है, D3, तो D3 आपका 1 हो जाएगा। Q3 आपका 0 है, Q3 घूम के आपका D नोट बन जाता है, इसका मतलब ये भी 0 है। तो दोस्तों थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई होने से पहले हर फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स का ये स्टेटस होगा। अब अगर मैं प्रीसेट को लो रखता हूँ और फिर मैं थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करूँगा तो इसका मतलब जैसे ही थर्ड क्लॉक पल्स जाएगी हर फ्लिप फ्लॉप एट ए टाइम काम करेगा। और क्या काम करेगा, बिफोर थर्ड क्लॉक पल्स जो इनपुट्स थी अब वो उन फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट बन जाएंगी। यानी डी नोट 0 है तो Q नोट 0 है, D1 0 है तो Q1 भी 0 है, D2 आपका 0 है तो Q2 भी 0 है, D3 आपका 1 है तो जैसे ही क्लॉक पल्स जाएगी तो Q3 आपका 1 हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं बिफोर फोर्थ क्लॉक पल्स, यानी आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स आउटपुट ये आ चुकी हैं। अब आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स और बिफोर फोर्थ क्लॉक पल्स आपके इनपुट्स का क्या स्टेटस होगा वो चेक कर लेते हैं। Q3 1 है, इसकी वजह से बिफोर फोर्थ क्लॉक पल्स आपका जो डी नोट है वो आपका 1 हो जाएगा क्योंकि Q3 डायरेक्टली डी नोट से कनेक्टेड है। बाकी के बाकी इनपुट्स आपके सारे 0 होंगे, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों प्रीसेट को आपने फिर से लॉजिक रखा है यानी इसको एक्टिव नहीं किया। फोर्थ क्लॉक पल्स में आपने क्या किया, जो भी आपके इनपुट्स हैं अब वो उन्हीं कोरस्पॉन्डिंग फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट बन जाएंगे, क्योंकि जैसे ही फोर्थ क्लॉक पल्स हम अप्लाई करेंगे हमारे जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो सिंक्रोनाइज्ड हैं, वो एट ए टाइम सभी फ्लिप फ्लॉप्स काम करेंगे। यानी डी नोट 1 है तो Q नोट आपका 1 हो जाएगा और बाकी D1 0 Q1 0, D2 0 Q2 0, D3 0 Q3 0। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास ये 4 पॉसिबल स्टेट्स होंगी। अगर आप फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे तो यकीनन आपको यही स्टेट्स दोबारा मिल जाएगी और बाकी के स्टेट्स रिपीटिंग ऑर्डर्स में मिलती चली जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम
4 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करते हैं तो हमारे पास 4 नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स मिल चुकी हैं। अब दोस्तों इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेवफॉर्म्स एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे? तो ये आपका क्यू नोट जैसे क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं की थी, प्रीसेट आपका एक्टिव हाई था तो क्यू नोट आपका हाई लॉजिक था। ये क्यू नोट आपका हाई लॉजिक है। पहले तो मैं बता दूं कि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो इसका मतलब आपका जो राइजिंग एज है उसी मोमेंट पे आपके फ्लिप फ्लॉप्स काम करेंगे। इसका वेवफॉर्म्स यहाँ से लिख सकते हो। जैसे ही आपका फर्स्ट क्लॉक पल्स से पहले ये हाई लॉजिक है, जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई होता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड इनमें जीरो रहता है, यानी ये आपका फर्स्ट में जीरो है, सेकंड में जीरो है और थर्ड में जीरो है। फिर दोस्तों जो फोर्थ क्लॉक पल्स है उसमें आपका क्यू नोट हाई लॉजिक हो जाता है, यानी ये फोर्थ क्लॉक पल्स है, इसमें ये आपका हाई लॉजिक हो जाएगा। तो ये आपका क्यू नोट बना। अब बात करते हैं Q1 की। क्लॉक पल्स अप्लाई होने से पहले ये जीरो था, जैसे ही क्लॉक पल्स अप्लाई हुई ये आपका हाई लॉजिक हो चुका है, हाई लॉजिक है। इसके बाद दोस्तों फोर्थ क्लॉक पल्स तक ये आपका लो लॉजिक ही रहेगा। तो फोर्थ क्लॉक पल्स तक, सेकंड से लेके फोर्थ क्लॉक पल्स तक ये आपका लॉजिक लो रहेगा। इसका मतलब हम ये फोर्थ क्लॉक पल्स तक ये लॉजिक लो रहेगा, यहाँ तक। अब दोस्तों Q2 की बात करेंगे। Q2 क्या है? ये इसका मतलब क्लॉक पल्स से पहले भी जीरो था, क्लॉक पल्स के बाद फर्स्ट क्लॉक में भी जीरो है, सेकंड क्लॉक के इस इंटरवल पे काम होना स्टार्ट होगा क्योंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, यहाँ पे हाई लॉजिक आ चुका है। इसके बाद थर्ड और फोर्थ क्लॉक पल्स पे ये आपका जीरो बन जाएगा। ये आपका थर्ड क्लॉक पल्स है और ये आपका फोर्थ क्लॉक पल्स है। ये आपकी Q2 आउटपुट होगी। सिमिलरली जो Q3 है वो क्या होगा? हमेशा जीरो रहेगा, एक थर्ड क्लॉक पल्स पे हाई लॉजिक रहेगा, तो ये आपका जीरो है। थर्ड क्लॉक पल्स आपका इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे काम करेगा, यानी इस पे हाई लॉजिक बन जाएगा। बाकी फोर्थ क्लॉक पल्स पे फिर से ये लो लॉजिक हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपके वेवफॉर्म्स ऑफ योर आउटपुट ऑफ ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप्स। अब यहाँ पे कुछ बेसिक्स नॉलेज है जो यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने हैं? अगर आप 4 बिट रिंग काउंटर्स यूज़ करोगे तो 4। अगर दोस्तों आपको n नंबर ऑफ n बिट रिंग काउंटर यूज़ करने को बोले तो फिर आप n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करोगे। पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगी? 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो 4 ही स्टेट्स होंगी। लेकिन दोस्तों अगर n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करोगे तो इसका मतलब n नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स होंगी। अनयूज्ड स्टेट्स कितनी होंगी? 4 फ्लिप फ्लॉप से मैक्सिमम 2⁴ दैट इज 16 स्टेट्स हो सकती हैं। यहाँ पे 4 यूज़ हो चुकी हैं तो इसका मतलब 12 स्टेट्स ऐसी हैं जो आपकी अनयूज्ड होंगी। इन टर्म्स ऑफ जर्नल जो होगा वो कैसे हो सकता है? 2⁻n - n वो आपका होगा अनयूज्ड स्टेट्स। यूज्ड स्टेट्स आपकी कितनी हैं? 4, यानी दैट इज इक्वल टू n। अब अगर इस काउंटर में अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी Fin है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमेशा किसी भी काउंटर में क्या होती है? इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। तो नंबर ऑफ स्टेट्स दोस्तों यहाँ पे 4 हैं, तो हम क्या करेंगे? Fin डिवाइडेड बाय 4, ये होगा आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस काउंटर। तो दोस्तों ये था पूरा इन डिटेल एनालिसिस ऑफ 4 बिट रिंग काउंटर। और ये काउंटर्स आपके जनरली वेवफॉर्म जनरेटर्स में यूज़ होते हैं और बहुत बार आपके स्टेपर मोटर कंट्रोल्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स में भी इन काउंटर्स का काफ़ी यूज़ है। तो जो रिंग काउंटर है, रिंग काउंटर्स के बाद हम एक अगला सिंक्रोनस काउंटर स्टडी करेंगे जिसको हम कहते हैं जॉनसन रिंग काउंटर। वो हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।